मैं किचन में हांडी चढ़ाए बैठे खुद भी उसके साथ जल रही थी जब बाहर से आते मेरे पति ने आवाज लगाई, सलोनी, अरे ओ सलोनी। मैं गैस का चूल्हा बंद करके बाहर उनके पास दौड़ी चली आई। उन्होंने कहा, जल्दी कमरे में आओ, मुझे तैयारी करनी है, दफ्तर के काम से आज हैदराबाद जाना है और 2 दिन बाद लौटूंगा। मैंने फौरन से उनका बैग उठाया और उसमें 2 सूट डालते हुए कहा कि खाना खा लें, तैयार ही है। उन्होंने एक नजर मेरे ऊपर डाली और बोले, नहीं नहीं, रहने दो, जानता हूँ तुम्हारा तैयार खाना भी आधा घंटा ले लेगा, इससे बेहतर है रास्ते में कहीं खा लूं। मैंने बैग पैक करके रखा और किचन की तरफ जाने लगी कि पति के लिए कुछ लेकर आऊं। मैं जानती थी उनसे भूख ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती कि सास हाथ में खाना का ट्रे लेकर मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने कहा, हट जाओ भाई, मैं अपने बेटे को खाली पेट ही जाने दूंगी क्या? और मेरा पति खुश होकर माँ की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये होती है खिलाने वाली नियत, तुम तो सिर्फ बातें ही बनाना जानती हो। फिर सास ने मुझे किचन में भेज दिया और खुद हाथ से निवाले तोड़ तोड़कर मेरे पति के मुंह में डालने लगी। जाते हुए मेरे पति ने मेरे अलावा सब घर वालों को बाय बोला और चले गए। मेरा दिल अब हांडी के नीचे जलते चूल्हे की तरह जल रहा था। यह औकात थी मेरी इस घर में। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक सब लोगों के सारे काम मैं ही किया करती थी और साथ साथ सबकी जली कुटी बातें भी सुनती रहती थी। घर में सास ससुर और मेरे पति के अलावा उनकी एक कुंवारी बहन और 2 भाई भी थे। उन सबको मैं एक आंख नहीं भाती थी। पति जो मोहब्बत की शादी करके लाए थे वो भी माँ बहन की बातों में आकर मुझसे रूठे रूठे रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, जबकि उनको बीवी के रूप में अपने लिए एक खूबसूरत महबूबा और अपने घर वालों के लिए काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी, जो दोनों ही बनने की मैं भरपूर कोशिश कर रही थी। और घर की काम वाली बनते बनते मैं पति की महबूबा न बन सकी और पति की महबूबा बनने के चक्कर में शायद मैं अच्छी नौकरानी नहीं बन पा रही थी। दोनों ही तरफ से मुझे मायूसी नसीब हुई थी। आगे पीछे कोई था नहीं जो मेरी तरफदारी में 2 बोल बोल देता, इसलिए मेरे पीठ पीछे जो पट्टियां मेरे सास मेरे पति को पढ़ा देती वो ही उनके लिए सच होता और मेरा सफाई में बोला हुआ हर शब्द अपनी गलतियां को ही छुपाना था। मेरी सास और ननद ने आज अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्रोग्राम बनाया था। क्योंकि मेरे पति भी घर पर नहीं थे, इसलिए काम से आज कुछ जान छूटी थी। मैंने सिर्फ अपने लिए और ससुर के लिए ही खाना पकाया था। वो दोनों सुबह होते ही मेरे देवर के साथ निकल गए थी। दोपहर में ससुर को खाना देकर मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब चक्कर आने की वजह से मैं गिरते गिरते जाकर दरवाजे से टकराई और सर पर चोट लग गई। मेरा खून निकल आया तो ससुर देखकर घबरा गए और फौरन रिक्शा पकड़कर मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। शुक्र है सास घर पर नहीं थी, वरना इसमें मेरी ही कोई चाल बताकर वह कामचोरी का इल्जाम मुझ पर लगा देती। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और खून का एक टेस्ट लिख दिया, जिसके लिए उन लोगों ने सैंपल ले लिया और मेरे सिर पर नर्स ने पट्टी की तो मैं रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद ससुर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुबारक हो बेटी, तुम उम्मीद से हो। मेरे लिए बहुत ही खुशी का लम्हा था, मुझसे रहा न गया। मैंने वहीं अपने भगवान का धन्यवाद किया और फौरन अपने पति अरुण को फोन करके यह खुशखबरी सुनाई। अरुण तो मुझसे भी ज्यादा खुश हुए थे। उन्होंने मेरी तबीयत का पूछा और सर पर चोट का सुनकर परेशान हो गए। ससुर को भी उन्होंने मुझे ध्यान से घर ले जाने को कहा और बोले कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम बिस्तर से नहीं उठना। अरुण को फिर से अपने लिए इतना ख्याल करते देखकर मेरी आंखें खुशी से भर आई थी। उन्होंने हैदराबाद से मेरे लिए कुछ लाने का पूछा तो मैंने उनसे रबड़ी लाने की फरमाइश कर दी। घर पहुंचकर डॉक्टर और अरुण की बात पर ससुर ने मुझे कमरे में जाकर आराम करने को बोला तो मैं अपने कमरे में चली आई, जहां बेड पर लेटते ही मेरी आंखें लग गई, क्योंकि कमजोरी बहुत थी और डॉक्टर ने खून की कमी बताई थी। शाम तक मैं दवाइयों के जरिए सोती ही रही। सास घर लौटी तो मेरी आंख उनके मचाए हुए शोर पर खुल गई। घर में रात के लिए खाना नहीं पका हुआ था और वो लोग रात का खाना वहाँ से खाकर नहीं आए थे। ससुर ने उन्हें मेरी तबीयत का बताया तो वो आग बबूला हो गई थी
और दहाड़ती हुई मेरे कमरे में घुस आई थी। उनका गुस्सा बहुत तेज था, इसलिए डरकर मैं उठ गई और उनके हुक्म पर किचन में आ गई थी। उन्हें मेरे सर पर लगी पट्टी से कोई मतलब नहीं था कि कम से कम पूछ ही लेती क्या हुआ है। मैंने कांपते हाथों से सबके लिए रोटियां पकाएं और सब्जी बनाया। सब लोग खाकर सोने चले गए थे। मुझे रात गए बहुत बुखार होने लगा और खून की कमी की वजह से सांस फूल रही थी। मुझे नींद नहीं आई और कमरे में घबराहट हुई तो मैं आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गई थी। मुझे शिद्दत से अपने पति के घर लौटने का इंतजार था। एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरा उन्होंने बड़े वक्त के बाद मुझे दो बोल मोहब्बत से बोले थे। उन्हें याद करके मेरी आंखें भर आई थी और गुजरा वक्त मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। जब मैं अरुण से पहली बार मिली थी तब वो मुझे देखकर किस कदर बेचैन हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को एक शादी के फंक्शन में देखा था। वो शादी मेरे एक दोस्त के भाई की थी, जहां अरुण भी अपने दोस्त के जरिए आए थे। इस शादी में हम दोनों के खानदान से कोई भी शामिल नहीं था, क्योंकि वो रिश्तेदारों की शादी नहीं थी। मैं अपने दोस्त के साथ बारातियों में आई थी और अरुण भी अपने दोस्त की तरफ से लड़की वालों की तरफ से घर के कामकाज में शामिल थे। खाने की मेज पर जब मेरे कपड़ों पर गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर गई तो मैं उसे साफ करने एक कोने में खड़ी थी, जहाँ से गुजरते हुए अरुण ने मुझे देखा और पूछा कि आपको कुछ मदद चाहिए। मैंने बताया कि मेरे कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरने से गीली हो गए हैं। उसने मुझे टिश्यूज लाकर दिए और मैंने अपने कपड़े साफ कर लिए। मैंने उसको थैंक यू बोला और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसके बाद लगातार मैं नोट कर रही थी कि अरुण कहीं दूर कहीं पास खड़े होकर सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। उनके यूं देखने पर मेरा भी ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था और यूं नजरों ही नजरों में हम दोनों ने एक दूसरे की पसंदीदा को भाप लिया था। उस वक्त तक तो हम दोनों को एक दूसरे का नाम भी पता नहीं था और न ही हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये सिर्फ और सिर्फ नजरों का एक टकराव था। इसके बाद शादी की फंक्शन खत्म हुई। हम सब अपने अपने घर को चले गए। हम क्योंकि दूसरे शहर से बारात लेकर आए थे, इसलिए अरुण को मेरा अता पता तक मालूम नहीं था। वापसी के वक्त जल्दबाजी और भीड़ के कारण मुझे फिर अरुण कहीं नजर नहीं आया, जबकि मेरा बहुत दिल था कि मैं एक बार उसका नाम ही पूछ लेती, लेकिन ये ना हो सका और हम लोग वापसी के लिए रवाना हुए। दूल्हा के घर पहुंचकर बहुत बड़ा जश्न हुआ। वो सारा दिन मैं अपने दोस्त के घर रही। उसकी भाभी बहुत ही प्यारी थी। मुझे लगा कि शायद अरुण उनका कोई रिश्तेदार ही होगा। मैं कई दिन तक इस कोशिश में रही कि अपने दोस्त की भाभी से उस लड़के के बारे में कुछ पूछ सकूं, लेकिन यह मुझसे न हो सका और आखिरकार मैंने उसके फिर से मिलने की उम्मीद छोड़ दी। इस बात को 2-2.5 माह गुजर चुके थे। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और हमारा कोई भाई भी नहीं था। मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें थी। हम तीनों ही अब जवान और शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए माँ बाप को हमारे लिए रिश्ते देखने की फिक्र लगी हुई थी। मेरा बहुत दिल था कि अगर वो लड़का मुझे कहीं मिल जाता जिसको मैंने अपने दोस्त की भाई की शादी में देखा था, तो शायद मैं उसी से शादी करती, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जानती तक नहीं थी, इसलिए घर वालों को शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे घर वालों ने कोशिश की तो जल्द ही मेरे लिए रिश्ता आ गया था और इनकार की कोई सूरत न बनती थी, इसलिए चुपचाप मैं इस रिश्ते पर खामोश हो गई थी। मम्मी पापा ने मेरी मर्जी भी पूछनी चाहिए, लेकिन मैंने फैसला उन्हीं पर छोड़ा था। नहीं लड़के को ध्यान से देखा था। मेरे ख्यालों में बस वही लड़का फिरता था जिसको मैं उस दिन देख आई थी, लेकिन उससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। रिश्ता तय होने के बाद मेरी मंगनी की रस्म भी होने वाली थी, लेकिन मेरे दिल में न कोई खुशी थी, न ही इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी थी। मैं एक अनजान इंसान को याद करके उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, जिसने मुझसे ज्यादा बात तक नहीं की थी, लेकिन उसकी नजरों की तपिश मुझे अब भी 3 माह गुजर जाने के बाद वैसी की वैसी याद थी कि उसने किस कदर मोहब्बत से मुझे देखा था और फिर पूरी ही शादी में वो मुझे देखता ही रहा था। मेरी मंगनी पर मेरी सहेली भी आई थी, जिसके भाई की शादी में मैंने उस लड़के को देखा था। मेरी मंगनी हुई, लड़के ने मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी। वो लोग रस्म करके वापस चले गए तो मैं अपनी बहनों और सहेलियों के साथ कमरे में आ गई थी। सब लड़कियां मेरी आसपास बैठी दूल्हा और रिश्तेदारों की बातें कर रही थी। जब मेरी उसी दोस्त ने बताया कि यार मेरे भाई की शादी में एक लड़का आया था जो भाभी के भाई का दोस्त था। कुछ रोज पहले जब भाभी से मिलने उसका भाई आया तो उसने बताया कि उसके दोस्त को शादी में एक लड़की पसंद आ गई थी और वो अब उससे मिलने की खातिर बहुत बेचैन है। शायद वो लड़की कोई मेहमान ही थी, क्योंकि भाभी ने शादी की सारी तस्वीरें उनको दिखाई है।
हमारे रिश्तेदारों में तो कोई नहीं थी। दोस्त की बात सुनकर मेरे कान खुले रह गए थे। ये मैं क्या सुन रही थी? मेरे दिल से आवाज निकली कि यकीनन यह वही लड़का होगा जिसका ख्याल मुझे दिन रात बेचैन रख रहा था। यह सुनकर खुशी भी हुई कि मैं भी उसे याद थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि अभी अभी मेरी मंगनी हुई थी। अब मेरे लिए दोनों ही बातें मुश्किल थी। मुझे उस लड़के के सुराग तब जाकर मिला जब मेरी मंगनी घर वालों ने करवा दी थी। फिर भी हिम्मत करके मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे वो लड़का देखना है, और उसे बताया कि एक ऐसा ही लड़का मुझे भी मिला था जिसकी नजरों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। मेरी दोस्त बोली कि पागल हो गई है क्या? अभी अभी तुम्हारी मंगनी हुई है। अगर ऐसा कुछ था भी तो भूल जाओ। वो पागल दीवाना न जाने तुम्हें देखकर क्या तमाशा खड़ा कर दे और फिर तुम घर वालों के सामने रुसवा होकर रह जाओ। इसलिए शुक्र मनाओ कि मेरी भाभी के एल्बम में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं थी, वरना वो लड़का तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाता। क्योंकि भाभी के भाई ने बताया था वो बिल्कुल उस लड़की की याद में दीवाना हुआ फिरता है। शुक्र मना वो इस शहर का नहीं है। दोस्त की बातें सुनकर मैं जरा देर के लिए चुप हो गई थी, और मुझे भी लग रहा था कि अब वक्त हाथ से निकल चुका है। सब लोग जब अपने घर चले गए तो मुझे फिर से वो लड़का याद आने लगा, और दिल के हाथों मजबूर होकर मैं सोचने लगी थी कि इस तरह मैं अपने दिल में पलने वाली उसकी मोहब्बत को नहीं झुठला सकती। यकीनन ये मोहब्बत मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। अगर मैं अब चुप रही और ये अनचाहा रिश्ता कबूल कर लिया तो जिंदगी भर मैं हर रात इसी तरह तड़पते हुए गुजारूंगी। जमाने के साथ तो शायद मैं धोखा कर सकती थी, लेकिन अपने दिल को समझाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरे दिल में उसे देखने की तड़प जो पिछले 3 माह से हो रही थी, अब उसका पता मिलने के बाद मैं कैसे उस तड़प को दबा सकती थी। मुझे अपनी सहेली के बाद अपनी बहनों ने भी बहुत समझाया था कि अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं जानती थी और मेरा दिल जानता था कि अभी भी मैं उसे हासिल कर सकती हूँ। इसलिए अपनी मंगनी के अगले रोज ही मैं अपने दोस्त के घर चली आई थी कि उसकी भाभी से मिलकर मैं उस लड़के का कुछ पता कर सकूं। वहां पहुंची तो मेरी दोस्त मुझे देखकर परेशान हो गई थी। वो अपनी तरफ से मुझे समझाने की हजार कोशिशें कर रही थी कि मैं इस बात को दबा दूं कि मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में भाभी से उसके भाई ने बात की थी कि वो अपने दोस्त के लिए मेरी तलाश में था। लेकिन मैंने भी अपनी सहेली की एक बात न मानी और उसकी भाभी के कमरे में चली आई। इस वक्त वो अपने कमरे में अकेली ही मौजूद थी, इसलिए मुझे उनसे बात करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं हुआ। मैंने नमस्ते किया और हालचाल लेने के बाद उनसे कहा कि भाभी, मैंने शशि से सुना कि आपकी शादी में आपके भाई के दोस्त को एक लड़की पसंद आ गई थी जिसकी आपको तलाश है। तब उसकी भाभी ने कहा कि हाँ सलोनी, अरुण भाई बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे ही हैं। उनको जो लड़की पसंद आई थी वो अगर मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश कर ली। अरुण भाई को मेरी शादी की तस्वीरों में मौजूद कोई भी लड़की उनकी पसंद नहीं है। उनका कहना था कि वो लड़की कोई और थी। मैंने उनसे कहा कि भाभी, आपकी शादी में मैं भी आई थी और मुझे शादी में एक लड़के की नजरों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आई थी। जब से लौटी हूँ 3 माह हो गए, एक पल के लिए भी उसे नहीं भूली हूँ। हो सकता है वो लड़का वही हो जो मुझे पसंद आया था। तब भाभी ने फौरन अपना मोबाइल खोला और उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यही वो लड़का है। मैंने जैसे ही अरुण की तस्वीर देखी तो मेरी बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल गया। मैंने कहा हाँ हाँ यही है। फिर उसकी भाभी ने कुछ सोचते हुए मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और बोली, सलोनी तुम्हारी तो कल मंगनी हुई है ना? मैंने कहा हाँ, मगर मैं दिल से अरुण को कबूल कर बैठी हूँ। अब मेरे लिए किसी और को वो जगह देना नामुमकिन है। जबकि मैंने सुना है कि अरुण को भी कई रोज से मेरी तलाश है, तो मैं उसकी खातिर कोई भी रिश्ता कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इतने में शशि भी अपने भाभी के कमरे में आ गई थी। वो दोनों मिलकर मुझे समझाने लगी कि एक लड़की के लिए रिश्ता तोड़ना इतनी आसान बात नहीं होती। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अरुण को अब तक तुम्हारा पता नहीं चला। इसलिए तुम भी इस बात को भूल जाओ और अपने घर वालों के बारे में सोचो। तुम्हारे बाद तुम्हारे माँ बाप को 2 और बेटियों को फर्ज भी अदा करने हैं। इसलिए अगर तुमने अभी से मंगनी तोड़ दी तो आगे से उनके लिए रिश्ते भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुकी थी। मेरी आंखों पर इसकी पट्टी ऐसी बंधी थी कि मैं एक बार अरुण से मिलकर अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहती थी।
इसलिए मैंने भाभी और शशि को कोई बात न मानी और मैं भाभी की मिन्नतें करने लगी कि एक बार मुझे अरुण से मिलवा दो। मेरी जिद देखकर उसने अपने भाई को कॉल की और बताया कि वो लड़की मिल गई है जिसकी अरुण भाई को तलाश थी। वो दोनों उसी रोज वहां से रवाना हो गए थे और शाम तक शशि के घर पहुंच चुके थे। रात को मुझे शशि की कॉल आई कि अरुण मेरी खातिर वहां पहुंचा है। मैं दिन में शशि के घर गई थी, इसलिए अब रात में नहीं जा सकती थी। मम्मी को वैसे भी मंगनी के बाद मेरा घर से निकलना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे दिल को यह सुनकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अरुण यहाँ आ गया है और मैं उससे ना मिलूं। इसलिए पूरी रात जाकर मैंने आंखों में गुजार दी थी। अगले रोज मेरी खुशकिस्मती थी कि सुबह ही सुबह मम्मी को खरीदारी की खातिर बाहर जाना पड़ा और मैं मौका पाकर शशि के घर की तरफ निकल पड़ी। छोटी बहनों ने मुझे जाने से मना किया, लेकिन मैं ना रुकी और मम्मी से पहले लौटने का कहकर मैं चली आई। शशि की भाभी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो फौरन अरुण को बुलाकर लाए। हम दोनों की नजरें जैसे ही टकराए तो दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अरुण और मैंने बैठकर कुछ वक्त साथ गुजारा और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अरुण को जब पता चला कि 2 रोज पहले ही मेरी मंगनी हो चुकी है तो वो मेरे कदमों में बैठ गया कि सलोनी, बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने तुम्हें तलाश किया है और आज तुम न मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे दिल में भी मोहब्बत का तूफान इस तरह ही उफान मार रहा था। मैंने कहा कि अरुण, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस मंगनी को तोड़कर तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ सकूं। हम दोनों ने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया और फिर मैं अपने घर चली आई। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मम्मी बाजार से लौट आई थी और मेरे सुबह सुबह घर से निकल जाने पर बहुत गुस्सा हो रही थी। मैं घर में आई तो मम्मी ने कहा, लड़की, तेरे कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अब जल्द से जल्द तुम्हें ब्याह कर तुम्हारी जिम्मेदारी से आजाद होना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप मेरी छोटी बहन नायरा का रिश्ता उन लोगों के सामने रख दें। मम्मी का पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। उन्होंने एक थप्पड़ मुझे जोरदार दे मारा और बोले कि मंगनी हो चुकी है तेरी, अब इस घर से या तो तू उस लड़के के साथ ब्याह ही जाएगी या फिर तेरा अर्थ ही निकलेगा। कोई खाने पीने की चीज या कोई शोपीस तो नहीं जो मैं तेरी जगह नायरा को कर दूं। उन लोगों ने देखकर तुझे पसंद किया है और अपनी यह मनहूस जबान तो मंगनी से पहले ही खोल देती ना। अब कुछ नहीं हो सकता। मम्मी ने उसी रोज मेरी होने वाली सास को संदेश भेजा कि आकर शादी की तारीख पक्की कर जाएं। मैं मम्मी की मिन्नतें करती रही। मम्मी के साथ साथ पापा ने भी मेरी एक न मानी और चोटियों से पकड़कर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मम्मी ने मुझे बहुत मारा और अपना फैसला सुना दिया कि 1 हफ्ते में ही तुझे इस घर से विदा कर दूंगी। मैंने अरुण को अपनाने का पक्का फैसला कर लिया था, इसलिए एक रोज रात को अपने साथ 2 जोड़े लेकर घर से निकल पड़ी और सीधा अरुण के शहर की तरफ चल दी। मैं जो कभी घर से नहीं निकली थी, आज इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि दूसरे शहर तक का सफर अकेले तय किया था। अरुण से जब मिली थी तो उसने अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दिया था। मेरे पास उसका फोन नंबर और एड्रेस सब कुछ था, इसलिए मुझे जाने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। अगले रोज ही मैं अरुण के घर दरवाजे पर थी। यह भी सुबह सवेरे का वक्त था। जब मैंने उन लोगों के दरवाजा खटखटाया तो अरुण के पापा ने आकर दरवाजा खोला था और मुझे सामने देखकर वह हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था। उन्होंने जब पूछा कि किससे मिलना है तो मैंने जब अरुण का नाम लिया तो वो जोर से बोले कि अरुण से क्यों मिलना है। इतने में अरुण की माँ के कानों तक भी ये आवाज पहुंच चुकी थी, क्योंकि वह भी करीब ही रखी चारपाई पर बैठी थी। वो उठकर जल्दी से दरवाजे पर आ गई और मुझे देखकर वहीं से लौट जाने का कहने लगी थी। पहले तो उन लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि यहाँ कोई अरुण नहीं रहता, लेकिन मैं जो अपना घर बार छोड़कर आई थी तो अब यहाँ से वापस कहाँ जाती। मैं भी ढीठ बनी उन्हीं के दरवाजे पर खड़ी रही। इतने में पूछताछ और शोर बढ़ा तो अरुण का छोटा भाई जाकर अरुण को बुलाकर लाया। जब अरुण को जब पता चला कि उससे मिलने दरवाजे पर कोई लड़की आई है तो उसको यकीन हो गया कि ये मैं ही होगी। वो उस वक्त नींद की हालत में अपने कमरे में सोया हुआ था और मेरा नाम सुनते ही बहुत परेशान होते नंगे पैर ही दरवाजे पर आ पहुंचा था, जहां उसकी माँ खड़ी मुझे अभी तक लड़ झगड़ रही थी कि हमारे गले में कोई मुसीबत डालने की जरूरत नहीं है, अभी वापसी का रास्ता पकड़ो। लेकिन अरुण ने आकर उनकी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया था और वो बोला कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी खातिर यहाँ आई है तो अब मैं वापस नहीं लौटा सकता।
उसके माँ बाप उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये कैसी मुसीबत तुम हमारे ऊपर ढाने जा रहे हो। अगर पीछे से इसके घर वालों ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो फिर क्या करेंगे। अरुण ने कहा, मैं हर चीज की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। हम दोनों आंगन में सबके बीच बैठे थे और उसके माँ बाप खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरे जा रहे थे। अरुण जरा देर के लिए इधर उधर होता तो वो मुझे कहती कि अभी निकल जाओ वरना जिंदगी भर पछताओगी। लेकिन मेरे ऊपर भी अरुण की मोहब्बत का भूत सवार था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली थी और अब तो अरुण का साथ भी हासिल था। मेरी ताकत और बढ़ गई थी। मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी थी तो सास की कहाँ से सुनती। इसलिए मैं अरुण के साथ बहुत खुश थी। पूरे 1 हफ्ते से मैं उसके घर रही, लेकिन अरुण के माँ बाप उसे मेरे साथ शादी करने नहीं दे रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरे घर वाले अगर इस बात से लेकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो मुसीबत गले पड़ जाएगी, इसलिए अभी शादी करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन 1 हफ्ता अच्छे से गुजर गया था। मैंने शशि से बात की तो पता चला मेरी छोटी बहन नायरा की शादी मेरे पिछले मंगेतर से कर दी गई है और मेरे घर वालों ने मुझसे ताल्लुक न रखने का इजहार खुल्लम खुल्ला कर दिया। मैंने अरुण को यह बात बताई और फिर हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। अब मैं बकायदा अरुण की बीवी बनकर उसके घर में आ गई थी, इसलिए मुझे यहाँ से निकाले जाने का कोई डर नहीं। हमारी शादी के शुरू शुरू के दिन थे। जिंदगी बहुत सुहानी लगने लगी थी। अरुण का ध्यान और मोहब्बत मुझे भरपूर हासिल थी। मेरे पाँव जमीन पर नहीं रहते थे। किस तरह मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला पति मुझे मिल जाएगा। अरुण के लिए मेरी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। मेरे मुंह से जो निकलता था वो उसे पूरा करना अपना आखिरी मकसद समझ लेता था। उन दिनों अरुण की कोई नौकरी नहीं थी। वो अपने माँ बाप से ही खर्चा लिया करता था। उनके घर के हालात भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। मेरा ससुर एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल का टीचर था, जिसके आने वाली पेंशन से बस घर का राशन ही पूरा होता था। अब अरुण क्योंकि शादीशुदा था तो वो भी अपनी तरफ से छोटी मोटी मजदूरियां करता और मेरे लिए कभी खाने को तो कभी पहनने की चीजें लेकर आता था, जो देखकर उसकी माँ और बहन मुझसे बहुत जलती थी कि किस तरह मेरा जादू चल गया है। अरुण वैसे तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन नौकरी मिलना इतनी आसान बात नहीं थी, इसलिए वह कोशिश में लगा हुआ था। घर वालों ने मुझसे शादी के बाद उसे बिल्कुल फरामोश कर दिया था, क्योंकि हमें साथ खुश कोई भी नहीं देख सकता था। बस मेरे ससुर थे जो थोड़ा बहुत मुझसे कभी और अरुण से बोल दिया करते थे और अरुण को जेब खर्चा भी देते थे। एक रोज मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी जब अरुण समय से जरा पहले घर लौटे थे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो अक्सर मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते ही थे, लेकिन मिठाई देखकर मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने मिठाई खिलाते हुए कहा कि तुम्हारी खुशकिस्मती की वजह से देखो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं जिंदगी भर तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अभी उन्होंने यह कहा था कि उनकी बहन ने दौड़कर उनके हाथ से मिठाई का डिब्बा खींचा और माँ के पास लेकर गई कि देखो देखो, भाई को बड़ी नौकरी मिली है, अब हमारे दिन बदलेंगे। वही दिन था जब मेरी सास और ननद ने मेरे पति को मुझसे दूर करने में कोई कसर न छोड़ी। उसी दिन से उसकी माँ ने मेरे पति पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। जो पहले शादी होने की वजह से अपने बेटे से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अब वो उन पर मारी जाने लगी थी। यहाँ तक कि मेरा पति जब शाम को ऑफिस से घर लौटता तो उसे मेरे कमरे तक आने का मौका ही नहीं मिलता था और उसकी माँ बहन उसे सीधा अपने साथ ले जाती। वह उन्हीं के साथ खाता पीता बातें करता। वो उस कदर बिजी उसे रखती कि मैं उसे याद ही न होती। कभी कभार वो मुझे भी वहीं आकर बैठने को कहता था, नहीं तो जब बहन से कहता कि भाभी को बुलाकर लाओ तो वो उनकी बात टाल देती। अब सास और ननद ने मुझे भी घर के कामों पर लगा दिया और पति के आने के वक्त मैं किचन में ही बैठी रहती। कभी किसी के लिए चाय बनाती, कभी कोई पराठे की फरमाइश, तो कभी बर्तन धोकर ही बाहर निकलने का हुक्म मिल जाता। पति पर भी काम का बोझ था। वह थक कर आता तो खाना खाते ही उसे नींद आने लगती। कई बार शिकायतें करता कि तुम करीब नहीं आती, अब दूर दूर रहती हो। फिर मैं काम में बिजी होने का बताती तो कहता, चलो अच्छा है, अब मेरी माँ तुमसे खुश है, कभी उसे शिकायत का मौका न देना। और मैं बस घर के झमेलों में ही फंसती चली गई। रात देर तक यही सब अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग चुकी थी। सुबह घर में सबसे पहले चिड़ियों की आवाज पर मेरी आंख खुली तो अभी तक मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था। मुझे बुखार की वजह से सर्दी लगने लगी थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चली आई, जहाँ बिस्तर पर थोड़ा सुकून महसूस होने लगा।
और मैं चादर ओढ़कर फिर से सो गई। आज सुबह देर तक मुझे किसी ने नहीं जगाया था, बल्कि 10 बजे मेरी आंख पति की आवाज पर खुली तो अपनी माँ से कह रहा था कि मम्मी आप फिक्र न करें, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। यह सब सुनकर मैं डर से कांप गई कि जाने सास कौन सी शिकायत लगा रही होगी। मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो मेरी सास ने अपने सर दुपट्टे से बांधा हुआ था और मेरी ननद पास बैठी और रबड़ी खा रही थी, जिसकी मैंने कल पति से फरमाइश की थी। अरुण की नजर मुझ पर पड़ी तो वह गुस्से से बोला, सलोनी आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो? मम्मी को इतना बुखार है और घर में किसी ने सुबह की चाय तक नहीं पी है। तुम रात में क्या घर की चौकीदारी कर रही थी जो अभी तक सोई हो? वो तो मेरा लिहाज करके मम्मी ने तुम्हें नहीं जगाया, वरना जानती हो ना, अगर मम्मी चाहती तो तुम्हें खींचकर कमरे से बाहर निकालती। और मैं कभी अपनी माँ को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो अपने घर के मामले में खुद समझदार हैं। अरुण के इतने सख्त शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं अपनी आंसू छुपाती किचन में चली आई। मेरी ननद दीवार की तरफ मुंह करके हंस रही थी कि कैसे उन लोगों ने सुबह सुबह मुझे डांट पड़वाई थी। मुझे अरुण पर बड़ा ताज्जुब हुआ था। वो कल तो फोन पर कितनी मोहब्बत से बात कर रहा था और आज इसे क्या हो गया था जो मुझे डांटने पर उतर आया था। मैं सुबह का नाश्ता बनाने की खातिर आटा गूंथ रही थी जब मैंने देखा कि ससुर मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने न जाने अरुण से ऐसा क्या कह दिया कि अरुण जल्दी मेरे पास किचन में आए और सामने रखी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मेरा झुका हुआ चेहरा अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा था, सलोनी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बड़ी खुशी दी है। तभी मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े थे। जब उन्होंने अपने हाथ से मेरे आंसू साफ किए तो उन्हें मेरी बुखार की तपिश महसूस हुई। उन्होंने फौरन मुझे आटा वहीं छोड़कर उठने को कहा और अपनी बहन को बुलाकर रोटियां पकाने को बोला। वो चिढ़ती हुई मुझे घूरने लगी और अरुण मुझे लेकर बाहर आया। उसने मुझे चारपाई पर बिठाया और फिर ठंडे पानी की बोतल निकालकर मुझे पानी पिलाया। आज नाश्ता भी उसने मेरे साथ ही किया और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने उसे मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने को कहा तो अरुण मेरा ख्याल पहले की तरह रखने लगा था, जो उसकी माँ और बहन को एक आंख नहीं भाता था। फिर भी अरुण के आगे अब मेरे खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अरुण अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था और इसीलिए मेरा भी ख्याल रख रहा था। मेरी प्रेगनेंसी के 3-4 माह बहुत ही सुकून से गुजरे थे। 5वें माह मुझे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड का कहा था। उस दिन मैं सुबह से ही तैयार हो रही थी कि आज अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। मैंने पति को फोन करके जल्दी आने को कहा था। मेरी सास जो इस प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही मुझसे बैर पाल के बैठी थी, अरुण के घर आते ही सास भी तैयार हो गई कि मैं भी साथ चलूंगी। बोली, देख लेना अरुण बेटा, अगर इस औरत ने बेटी पैदा कर दी तो वो भी इसी की तरह बदचलन होगी और एक दिन तेरा सर शर्म से नीचा कर देगी। वो भी अपनी माँ की तरह भागकर शादी कर लेगी। यह सुनते ही मेरे पति का पारा चढ़ा और बोला, सलोनी अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो तुझे और उसको एक साथ ही दफन कर दूंगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था अरुण की सोच पर कि वो किस तरह जल्दी में अपनी माँ की बातों में आकर मुझे ताने देने लगा था, जबकि मैंने उस इंसान की मोहब्बत की खातिर घर छोड़ा था। लेकिन मैं अब इस हालात में थी कि पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ने लगती थी। मेरी सास हर बार की तरह इस बार भी मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गई थी। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने सास और पति के सामने मुझे बेटी बताई थी। वो दोनों खूनी नजरों से मुझे देखने लगे थे। न जाने कैसे उन्होंने अस्पताल में जहर का घूंट पीकर चुप कर ली थी, क्योंकि रास्ते भर सास के साथ साथ अरुण भी मुझे धमकाया जा रहा था कि तेरी खैर नहीं। घर पहुंचते ही सास ने दरवाजे पर ही मुझे ऐसी लात मारी कि मुझे कुछ समझ न आई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ। वो लोग कब मुझे अस्पताल लेकर गए और मैं कितनी देर बेहोश रही, लेकिन जब होश आया तो एक बहुत बड़ा माजरा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि अस्पताल में मेरे सिरहाने मेरी माँ बैठी थी, जो मेरे सर में हाथ फेरकर मुझे प्यार कर रही थी। मैंने होश संभाल कर देखा तो सारे ही घर वाले मेरे चारों तरफ मौजूद थे। मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे माफी मांगी और अरुण ने तो मेरे पांव तक पकड़ लिया कि हमें माफ कर दो। मम्मी ने मेरा माथा चूमा, भगवान को शुक्रिया कहा कि मैं बच गई थी। फिर अरुण ने बताया कि मेरे पेट में लगने वाली चोट के बाद मेरा बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं बताई थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मेरे मायके भी खबर भेज दी थी। लेकिन
लेकिन मेरी माँ ने मेरे पास बैठकर मेरी जिंदगी की इतनी दुआएं मांगी थी कि मैं मौत के मुंह से वापस आ गई थी। फिर मैंने भी शुक्र अदा किया कि एक कुर्बानी के बाद ही सही मुझे माँ और पति दोनों का प्यार मिल गया था। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।